जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्टर्ड एक्ट 1833। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चार्टर्ड एक्ट 1813 को डिस्कस कर लिए थे। उसके 20 साल बाद ये चार्टर्ड एक्ट 1833 आया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चार्टर्ड एक्ट 1833। तो सबसे पहले हम पहला जो एस्पेक्ट है चार्टर्ड एक्ट 1833 का, ये है ट्रेड मोनोपोली। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें और भी याद रखनी है, वो है चार्टर्ड एक्ट 1833। इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि है सेंट हेलेना एक्ट। इसका नाम ये सेंट हेलेना एक्ट क्यों दिया गया बाद में रिटाइटल करके, तो ये चीज़ भी हम थोड़ी देर बाद ही लास्ट वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसका नाम चार्टर्ड एक्ट 1833 का नाम बाद में सेंट हेलेना एक्ट क्यों किया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड मोनोपोली। तो चार्टर्ड एक्ट 1833 में 1833 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी इंडिया के ऊपर बिजनेस करने का जो भी मोनोपोली था, सारे मोनोपोली को रिवोक कर दिया गया था। क्योंकि लास्ट वाले हम एक्ट में हम देखे थे कि ज़्यादातर मोनोपोली तो ख़त्म ही हो गया था लास्ट वाले चार्टर्ड एक्ट 1813 में। वहाँ पे बस ये टी ट्रेड और चाइना के साथ जो बिजनेस होता है इंडिया से, उस ट्रेड को छोड़ के बाकी सारे का जो मोनोपोली था वो ख़त्म हो गया था चार्टर्ड एक्ट 1813 में। और 1833 आते आते वो टी ट्रेड और चाइना के साथ बिजनेस, इसके ऊपर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था वो भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस करने का जो मोनोपोली था, जब वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद से एक्चुअली कमर्शियल जो भी अफेयर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो तो ख़त्म ही हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस करने का जो मोनोपोली था, वो जब ख़त्म हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कमर्शियल अफेयर बचा ही नहीं। तो कमर्शियल अफेयर का जो कंट्रोल की बात होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल अफेयर है उसको ब्रिटेन में बैठ के कौन कंट्रोल करेगा, ये जो सिचुएशन था ये ऑब्सोलीट हो गया। तो कमर्शियल अफेयर उनका कुछ बचा ही नहीं, तो ये चीज़ खत्म हो गया। तो अब देखेंगे जब कमर्शियल अफेयर खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के अंदर, तब इंडिया के अंदर बस ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गया। ठीक है, तो बस इंडिया को, भारत को पॉलिटिकली कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, इसका जो सिस्टम है ये कौन रूल करेगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर करेगा। किसके अंडर, किसके कंट्रोल में कंट्रोल रहेगा, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 24 लोगों की एक ग्रुप है जो ब्रिटेन में बैठे रहते हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 लोग का एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ हम पहले वाले जो चार्टर्ड एक्ट 1813 था उसके पहले जो पिट्स इंडिया एक्ट था उन सारे में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे बस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल अफेयर था, इसका कंट्रोल किसके पास था, इसका कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि ब्रिटेन में बैठे हुए 24 लोग थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटेन में बैठे हुए 6 लोग थे। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी पॉलिटिकल अफेयर था उनका कंट्रोल इन दोनों के हाथ पे था। और चार्टर्ड एक्ट 33 के बाद भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बस एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गया था। उनका बिजनेस करने का जो भी पावर था, जो भी मोनोपोली था, वो सारी चीज़ छीन लिया गया था। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था चार्टर्ड एक्ट 1833 के बाद से। 1833 में, चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, तो आज से मतलब 1833 का चार्टर्ड एक्ट आने के बाद से इंडिया के, भारत के अंदर जो बंगाल का गवर्नर होगा वही भारत के गवर्नर कहलाया जाएगा। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा उनको। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक थे। इनके ऊपर अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोस्ट बाय ब्रिटिश इंडिया। इस ब्रिटिश इंडिया के अंदर जितना भी इंडिया का टेरिटोरियल एरिया आता था, इनका इस सारे एरिया का कंट्रोल किसके पास चला गया, पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना विलियम बेंटिक, उनके पास चला गया। ठीक है, तो अब सिस्टम ये बना कि बंगाल प्रेसिडेंसी में जो बैठेंगे उनका नाम होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा उनका पोस्ट का नाम। और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर जो भी गवर्नर रहेंगे, ये दोनों इनको रिपोर्ट करेंगे। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि बंगाल के अंदर बैठे रहेंगे उनको रिपोर्ट करेंगे। वो कहाँ भेजेगा, वो उनको
हेल्प कौन करेगा? उनको हेल्प करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर होते थे उन वो लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो भी मेंबर होते हैं, पहले जो मेंबर थे 3 मेंबर थे, उनके साथ एक मेंबर और ऐड किया गया 18 चार्टर्ड एक्ट 1833 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के कंट्रोल जिसके पास, मतलब पूरा इंडिया का कंट्रोल जिसके पास, ब्रिटिश इंडिया का, वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कौन हेल्प करता है काम में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर रहते हैं वो लोग। तो मेंबर कितने थे? 3 लोग थे, लेकिन चार्टर्ड एक्ट 1833 में एक और ऐड किया गया जिसका नाम दिया गया है लॉ मेंबर, यानी एक टाइप के लॉयर मान लीजिए आप। एक तरीके का लॉयर मान लीजिए इनको, जो एक मेंबर और ऐड किया गया। तो फर्स्ट जो मेंबर थे लॉ मेंबर वो थे फर्स्ट मैकाले, ठीक है। तो ये जो मेंबर थे, जो मेंबर ऐड किया गया था, जो लास्ट 4th वाला, मतलब जो पहले तो 3 मेंबर थे, उसके बाद एक मेंबर जो लॉ मेंबर ऐड किए गए थे, ये मान लीजिए एक पार्ट टाइम मेंबर थे, मतलब पार्ट टाइम नहीं, मतलब इनका काम में तो पूरा हाथ बटाते थे, मतलब लॉ के बारे में जो भी काम होता था ये सजेशन देते थे, अपना काम भी करते थे। लेकिन अगर जब कोई बिल पास करवाने, जब वोटिंग होता था, कोई भी बिल को पास करवाने के लिए जब भी वोटिंग होता था, तब वोटिंग में हर एक वोटिंग में इनका वोट करने का राइट नहीं था। कुछ बिल के ऊपर ये वोट कर सकते थे, लेकिन सारे बिल के ऊपर ये वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। लॉ मेकिंग एडवाइस तो लॉ कैसे बनाया इसका एडवाइस यही देंगे लॉ मेंबर, और समटाइम वोट करेंगे भी पास करवाने के लिए, समटाइम नहीं भी करेंगे, मतलब हर क्षेत्र में, हर टॉपिक के ऊपर, हर बिल के ऊपर वोट करने का राइट ये जो लास्ट वाले मेंबर ऐड किया गए थे उस मेंबर को, मतलब लॉ मेंबर के पास नहीं था, ठीक है। अब हम देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर। प्रोविजनल लेजिस्लेचर तो खत्म ही हो गया, क्योंकि सारा कंट्रोल, पूरा कंट्रोल इनके पास आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, तो विलियम बेंटिक के पास। तो ये प्रोविजनल वाला जो हिस्सा था वो खत्म ही हो गया। प्रोविजनल लेवल पे कोई लेजिस्लेचर था ही नहीं, मतलब कोई लॉ बनाने के लिए जो पावर होता है वो नहीं रहा, क्योंकि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेचर पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया, मतलब पूरे के पूरा ब्रिटिश इंडिया के पास, जितना भी इंडिया के, भारत के टेरिटरी ब्रिटिश के पास थे, तो सारे टेरिटरी के ऊपर लॉ कैसे बनेगा उसका जो भी एक्सक्लूसिव पावर होगा वो किसके पास होगा? वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। मतलब सेंट्रल लॉ और प्रोविजनल लॉ, जो भी लॉ बनेगा, जहाँ पे भी बनेगा, सेंट्रल लेवल पे बोल लीजिए, प्रोविजनल लेवल पे बोल लीजिए, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। टोटल ब्रिटिश इंडिया के ऊपर जो भी लॉ बनेगा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा, ठीक है। तो प्रोविजनल लेवल का कोई बात ही नहीं होगा, ये खत्म हो गया, प्रोविजनल लेजिस्लेचर खत्म हो गया। अब हम देखेंगे जब सेंट्रल लेवल पे कोई भी लेजिस्लेचर, मतलब कोई भी लॉ कैसे पास होता था, उसके लिए कैसे वोट होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या देखेंगे, एक जब लॉ पास होगा, कोई भी लॉ पास होगा, तब कौन कौन रहेगा? एक गवर्नर जनरल रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मान लीजिए इनका नाम हो गया अभी, ये तो पहले तो गवर्नर जनरल थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया ये, ठीक है। उसके नीचे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जो 4 मेंबर थे, इनमें से हर वक्त 4 मेंबर वोट नहीं करते थे। जो लॉ मेंबर थे, मतलब जो लॉ मेंबर उनका हर बिल में वोटिंग करने का राइट नहीं था। कुछ बिल में वो वोट करते थे, तो वो जब वोट करते थे तब 5 वोट काउंट होगा, जब वो नहीं करेंगे तब 4 वोट होगा, ठीक है। पास करवाने के लिए तब 4 वोट की काउंटिंग होगी, 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब भी वोट होगा तब ये पहले ये वोटिंग होगा, वोटिंग से जब भी बिल पास, मेजॉरिटी से जब बिल पास होगा, वो बिल किसके पास जाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा तब जाके वो एक्ट बनेगा, वो इंडिया के ऊपर लागू होगा, ब्रिटिश इंडिया के ऊपर लागू होगा, ठीक है। समझ में आ गया। वोटिंग करने का सिस्टम ये था कि एक वोट होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, 4 वोट होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, 4 वोट के, और कभी कभी क्षेत्र में कभी ऐसे सिचुएशन, ऐसे कुछ बिल होता था जिसमें लॉ मेंबर वोट नहीं करता था, उसका वोट करने का पावर कुछ बिल में नहीं होता था। तो लॉ मेंबर, तो कभी कभार क्या होता था, यहाँ पे 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर के जगह 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर ही वोट कर पाते थे, तो तब टोटल वोट होता 4। और अब जब लॉ मेंबर वोट करता, जो बिल में वोट करने का राइट लॉ मेंबर के पास होता है, वो जब वोट करता तब वो होता है 5 वोट का, तो ठीक है।
तो जब भी ये पास हो जाता था मेजोरिटी से, तब ये कहाँ चला जाएंगे, अगर ड्रॉ का सिचुएशन आता है तो गवर्नर जनरल जो भी बोलेगा वो मानना पड़ेगा। मतलब वो अगर मान लीजिए वोट टाई हो गया, 4 वोट के अंदर 2-2 हो गया, तब जाके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी बोलेंगे वो ट्राईबेकर होगा। मतलब वो अगर चाहे तो बिल पास हो जाएगा, नहीं चाहे तो नहीं पास होगा। तो अब जब पास हो गया वो कहाँ जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको अप्रूव करे तब जाके वो ब्रिटिश इंडिया के ऊपर ऐसे एक्ट बन के लागू होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ याद रखनी है कि इसके पहले चार्टर्ड एक्ट 1833 के पहले जो भी एक्ट आता, जो भी लॉ पास होता था उसको हम रेगुलेशन बोलते थे। ठीक है, लेकिन चार्टर्ड एक्ट 1833 के बाद से जो भी लॉ बना उसको हम एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये नाम का चेंज हुआ, रेगुलेशन को एक्ट बना दिया गया चार्टर्ड एक्ट 1833 से। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता था। मतलब रेवेन्यू के बारे में चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या बोला गया। रेवेन्यू, एक तो ये कॉमर्शियल जो अफेयर था ये तो ख़त्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये कॉमर्शियल ट्रेड कुछ बचा नहीं, तो इसका रेवेन्यू ख़त्म हो गया। अब रेवेन्यू बचा ये कि जो भी ब्रिटिश टेरिटरी था इंडिया का, तो उससे जो ब्रिटिश पोजीशन से जो टैक्स वसूलता था वो टैक्स प्लस सॉल्ट टैक्स, ये मिला के जो भी होता था वो रेवेन्यू में काउंट होता था 1833 के बाद चार्टर एक्ट। ठीक है जी। उसके बाद हम अब जो समझेंगे ये हो गया चार्टर्ड एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 का नाम सेंट हेलेना क्यों दिया गया। पहले तो थोड़ा सा सेंट हेलेना इस जगह को समझते हैं, इस नाम को समझते हैं। तो सेंट हेलेना जो है ये एक आइलैंड है। ये आइलैंड कहाँ पे है, अगर दुनिया का मैप हम देखें, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया। तो जब यूरोप से कोई बंदा निकल के अफ्रीका को क्रॉस करके आता है, तब ये समुद्र के ऊपर यहाँ पे ये जो डॉट है यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है जो कि अफ्रीका का वेस्ट साइड में है, और जो कि अफ्रीका का वेस्ट साइड में है, और यूरोप से एशिया आने के रास्ते में, यूरोप से अगर कोई बंदा एशिया आना चाहता है जहाज़ के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, तो बीच में ये सेंट हेलेना आइलैंड पड़ता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया चीज़ें। सेंट हेलेना ये आइलैंड है कहाँ पे, ये समझ में आ गया हम लोगों को। ये आइलैंड है अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट में, जो कि ये पॉइंट है। अगर ये है यूरोप से अगर सीधा आप आओ तो पहले सेंट हेलेना आइलैंड आएगा, उसके बाद क्रॉस करके आप एशिया आ पाओगे, मतलब इंडिया आ पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आइलैंड। अब हम क्या देखेंगे, अगर मान ले यूरोप से सीधा एशिया आना है समुद्र के रास्ते में, तो एक लंबा सा समुद्री रास्ता हो जाता है, एक लंबा रास्ता पड़ता है। ठीक है, इस पूरा लंबा रास्ते में अगर यूरोप से एशिया, बहुत बार उस टाइम क्या होता था, यूरोप का ज़्यादातर बिजनेस का जो सामान है वो एशिया से लेके जाते थे यूरोप के मार्केट में। यूरोप के जो ट्रेडर है वो लोग बेचते थे ज़्यादा मुनाफे में। ठीक है, उसको बार बार एशिया आना पड़ता था, एशिया से फिर से रिटर्न करके यूरोप जाना पड़ता था। तो ये लंबा रास्ता पड़ जाता था। ये लंबा रास्ता क्या होता था, उनको फैटिक करवा देता था, उनको टायर्ड बना देता था। तो डायरेक्ट यूरोप टू एशिया एंड बैक टू यूरोप टेक मोर टाइम। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, और एक थका देने वाला जर्नी था। मतलब ट्रैवलर्स लोग, जो भी ट्रेडर्स लोग थे ब्रिटेन के और यूरोप के, सब थक जाते थे, इतना लंबा रास्ता लगातार चलना। तो उसी टाइम उन लोगों ने सोचा कि ये सेंट हेलेना जो आइलैंड है, जो ब्रिटिश टाउन के अंडर आता है, पहले ये पोर्टुगीज़ लोगों ने इसको डिस्कवर किया, लेकिन बाद में कंट्रोल इनका चला गया ब्रिटिश के पास। तो उन्होंने क्या किया, इस आइलैंड को एक ट्रांजिट पॉइंट बना दिया। ठीक है, सेंट हेलेना एक ट्रांजिट पॉइंट, मतलब यूरोप से वो निकले, फिर पहले पहुँचे सेंट हेलेना में, यहाँ पे कुछ दिन रेस्ट ले लिए, और फिर यहाँ से निकले कहाँ पहुँचे, इंडिया, मतलब एशिया पहुँच गए। ठीक है, ये था उनका प्लान। ये प्लान के दौरान उन्होंने इसको एक ट्रांजिट पॉइंट बना लिया, सेंट हेलेना आइलैंड को एक ट्रांजिट पॉइंट बना लिया। यूरोप से सेंट हेलेना आइलैंड से, वहाँ से इंडिया से फिर से वापस सेंट हेलेना आइलैंड, वहाँ से फिर से वापस यूरोप। ये था उनका ये ट्रैवल प्लान। ठीक है, इसके वजह से ये सेंट हेलेना आइलैंड एक तरीके से फेमस हुआ, क्योंकि ये ब्रिटिश टेरिटरी भी था और इनको एक ट्रांजिट बेस बना लिया था ब्रिटिश लोगों ने। अब हम देखेंगे उसका सेंट हेलेना आइलैंड का जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर और भी थोड़ा हिस्ट्री है सेंट हेलेना। बस ये ट्रांजिट वाला हिस्सा तो है ही, ट्रांजिट वाला पॉइंट तो है ही, जो ट्रांजिट बेस बनाए थे ब्रिटिश ट्रेडर्स लोगों ने,
और बाकी जो छोटा मोटा जो हिस्ट्री है इसके बारे में, सेंट हेलेना के बारे में, वो भी हम अब जान लेंगे। तो अब क्या, ये जो आइलैंड है इसको डिस्कवर किसने किया था? पोर्तुगीज़ लोगों ने। बट इन 1659 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी इसका पोजीशन ले लिया अपने, पोर्तुगीज़ को भगा के उसका जो पोजीशन है वो ले लिया, एक तरीके से सेंट हेलेना आइलैंड को अपने अंडर ले लिया और उसको फोर्टिफिकेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1673 आते आते डच लोगों ने उसको सेंट हेलेना आइलैंड को कैप्चर कर लिया और वहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन जमा लिया। लेकिन उससे कुछ दिन बाद ही 1673 में ही, कुछ महीने बाद ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो लोग फिर से इस आइलैंड को फिर से रीऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है। पहले पोर्तुगीज़ लोगों ने इसको डिस्कवर किया, उसके बाद 1659 में ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपने अंडर ले लिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से 1673 में डच लोगों ने इसको अपने अंडर ले लिया, लेकिन उसी साल ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से डच लोगों को भगा के सेंट हेलेना आइलैंड को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। उसके बाद 1673 में उसी साल EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर मिला उनको, चार्ल्स टू जो राजा थे ब्रिटेन में, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप लोगों को मतलब एक चार्टर मिल गया, आप एक काम कीजिए, आपका इसका जो राइट है सेंट हेलेना आइलैंड का, उसको आपके नाम पे कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इसका राइट चला गया, सेंट हेलेना आइलैंड की राइट। उसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने, मतलब ब्रिटेन के लोगों ने नेपोलियन को हरा दिया, तो नेपोलियन को यहाँ पे 1815 में नेपोलियन को सेंट हेलेना आइलैंड को में बंदी बना के रखे, ब्रिटिशर ने इम्प्रेशन करके वहाँ पे रखा। और नेपोलियन 1821 में सेंट हेलेना आइलैंड पे उनका मौत हो गया, ठीक है। तो ये भी एक हिस्ट्री है सेंट हेलेना आइलैंड का, जहाँ पे नेपोलियन का घर अभी आज भी है, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो ये है हिस्ट्री। इसके वजह से इस एक्ट का नाम बाद में एक रीटाइटल किया गया, उसका नाम दिया गया सेंट हेलेना आइलैंड, क्योंकि ये जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था उस आइलैंड के ऊपर एक जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी था, एक ट्रांजिट पॉइंट भी था, और वहाँ ऊपर से जो नेपोलियन ब्रिटिश लोगों को तंग करके रखा था, जो उसको वहाँ रख के वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दे के फिर वहाँ पे नेपोलियन की मौत हो जाता। तो ये सारे चीज़ का जो हिस्ट्री बनता है, कुल मिला के इस हिस्ट्री के ऊपर बेस करके इस एक्ट का नाम बाद में रीनेम्ड किया गया सेंट हेलेना एक्ट नाम करके, ठीक है। तो अब हम कुछ और भी पॉइंट देखेंगे सेंट हेलेना एक्ट का, जो कि है जो सेंट हेलेना आइलैंड वाज आल्सो मार्ज इन ब्रिटिश क्राउन एंड EIC राइट ओवर ऑन दिस वाज सीज्ड। हाँ, ये तो अब तो समझा दिया पहले, EIC के पास इसका राइट चला गया था, लेकिन चार्टर्ड एक्ट मतलब 1833 आते आते ये सेंट हेलेना जो एरिया है, सेंट हेलेना जो आइलैंड है, इसका राइट भी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया। और ये कहाँ किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। जो ब्रिटिश चार्ल्स टू ने जिसका राइट ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, वही चार्टर्ड एक्ट 1833 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी से वो लोग छीना गया, मतलब ले लिया गया जिसका राइट, और किसके पास चला गया? इस आइलैंड का, सेंट हेलेना आइलैंड का राइट ब्रिटिश क्राउन के पास। तो ये भी एक कारण है जो कि इस एक्ट का नाम सेंट हेलेना एक्ट बोला जाता है, क्योंकि सेंट हेलेना जो आइलैंड है वो जो एक रिच हिस्ट्री को लेकर बैठा हुआ था। एक तो ब्रिटिश लोगों के लिए ट्रांजिट बेस था, ऊपर से नेपोलियन का जो लास्ट जो जिंदा हुआ जो साल था वो वहाँ पे काटा। और इस एक्ट के दौरान ये सेंट हेलेना का जो राइट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके वो चला गया किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट क्या है? लॉ कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। द फर्स्ट लॉ कमिश्नर वाज हैड लॉर्ड मैकाले एज इट चेयरमैन। तो ये इस एक्ट के थ्रू लॉ कमीशन बना दिया गया था, और फर्स्ट जो लॉ कमिश्नर बना, लॉ कमीशन का मतलब जो चेयरमैन बना, फर्स्ट जो लॉ कमीशन का जो चेयरमैन बना उनका नाम था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। ये हो गया चार्टर्ड एक्ट 1833, जो कि जिसका एक और भी नाम है सेंट हेलेना एक्ट, क्योंकि इस एक्ट के दौरान भारत के ऊपर जो भी चेंज हुआ ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इस सेंट हेलेना जो आइलैंड था उसका भी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ब्रिटिश क्राउन ने उस राइट को ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया। तो इस कारण की वजह से इसका दूसरा नाम भी है सेंट हेलेना एक्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो में हम लोग चार्टर्ड एक्ट 1833 को पूरा डिस्कस किए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले वाले चार्टर्ड एक्ट को,
तो अगर हम लोगों की वीडियो, हम लोगों की कोशिश आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अगली बार हम जब भी वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।